लिया गया है, ये हमारे संविधान का संवैधानिक स्रोत था। सोर्स हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग जरा ध्यान दें, आज एक महत्वपूर्ण सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं और स्रोत और उस संविधान की विशेषताओं से एक साथ फिर उससे भी टेस्ट क्वेश्चन आपका चलवाएंगे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन आपका शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, और जो लोग एकदम ध्यान से इसको समझेंगे उन्हें बिल्कुल आराम, पॉलिटी हो जाएगा। पॉलिटी का क्या होगा ये तय इसी से हो जाएगा। इसीलिए आपको मुख्य रूप से यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रीकृत करके रखना है। और चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता में ही बहुत सारे चीज छिपे हुए हैं, और जो बच्चे पहली विशेषता अभी चलेगा 2 क्लास तक, सिर्फ फर्स्ट नंबर, इसी से आपका पॉलिटी लगने लगेगा कि अब आसान होगी। ये सभी लोग जानते हैं पहली विशेषता को, केवल डिटेल हम लोग यहाँ पे समझेंगे। हमारे संविधान की पहली विशेषता है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्ल्ड का कोई ऐसा देश नहीं है, विश्व में जितने भी देश हैं, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इतना लंबा संविधान लिखा होगा। इतना लंबा संविधान वर्ल्ड का एकमात्र इंडिया कंट्री में है। तो इसीलिए हमारा संविधान की पहली विशेषता है, विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसके बाद इसमें क्यों लंबा है, क्या विशेषता है, इसी चीज को हम लोग को सीखना है। तो पहला नंबर हम लोग जरा ध्यान दें, हमारा जिस समय संविधान बना तो हम लोग 3 चीज किए। किन किन विषय वस्तु को संविधान में डाले हैं। वो विषय वस्तु जो आप देखते हो, इसी को कहा गया कि यह हमारे संविधान का जो विषय वस्तु होगा, ये विषय वस्तु होगा, उस चीज को हम अनुसूची के नाम से जानेंगे। देखो कई बच्चे को हम देखते हैं अनुसूची भाग इसको समझ ही नहीं पाता, लेकिन अभी आप ध्यान दोगे तो आज की क्लास में धीरे धीरे सब चीज समझने लगोगे। अनुसूची का सेंस है हम किन किन विषय वस्तु को इसमें डालने जा रहे हैं। ये एक छोटे रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा कोई विधायक जीतता है, एमपी जीतते हैं, क्या शपथ लेंगे, क्या करेंगे, तो अंदर नियम कानून में तो उसको नहीं लिखे। किस प्रकार से क्या हम लोग करेंगे, भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, कहाँ पे क्या क्या किनका वेतन होगा, ये सब चीज अब अंदर के कानून में तो हम नहीं डिटेल लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक अनुसूची बनाए। अनुसूची का मतलब अलग अलग जो भी विषय रहा है। अब जैसे मान लो कि संविधान में न्यायपालिका के नियम का कहीं विशेष चर्चा नहीं, तो हम लोग पहले तो एक इंडेक्स बनाएंगे, विषय सूची बनाएंगे, और उसमें हम लोग उसको अलग से डालेंगे कि हमारा नगर निकाय का कैसे शासन प्रशासन चलेगा, इसकी एक अनुसूची होगी। गांव का कैसे चलेगा तो ग्राम पंचायत की अलग अनुसूची होगी। किस किस भाषा को हम संवैधानिक भाषा कहेंगे, ये अलग अनुसूची होगी। तो अनुसूची के रूप में हम लोग विषय का बंटवारा किए। दूसरा नंबर हम लोग एक चीज फिर ध्यान दिए कि इसमें अध्याय की बात करें। किसी भी पुस्तक में आप देखोगे अध्याय की बात होती है, कितने चैप्टर हैं। और जैसे हम नागरिकता संबंधी बात चल रहे हैं, तो जितनी बात नागरिकता की होगी उसको हम एक चैप्टर मानेंगे, वो एक अध्याय मानेंगे। इसी को संविधान का हम भाग कहते हैं। भाग क्या है, अनुसूची क्या है, अनुच्छेद क्या है, ये चीज जब तक बच्चे नहीं समझेंगे, जब तक इसमें पूरी डिटेल नहीं जानोगे, पॉलिटी नहीं समझ में आएगी। भाग का मतलब अध्याय। नागरिकता संबंधी पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, हमें जितनी बात करनी है एक बार लिख दिए, तो इतने भाग में इतने से इतने बात जो आ रहे हैं, इसी को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद का मतलब इस अध्याय में कितनी बात आएगी, वो उतनी बातों को हम अनुच्छेद कहेंगे और उसको सीक्वेंस वाइज बढ़ाते चले जाएंगे। यानी सभी बच्चे इतनी बात तो सबको समझ में आ गया होगा कि हमारे संविधान में मूल आत्मा जो है उसको हम लोग प्रस्तावना में सबसे आगे पेज पे रखें। प्रस्तावना मूल आत्मा है। हमारा संविधान कैसा होगा, बहुत कम शब्दों में इसमें हमने सब चीज लिख दिया। ये प्रस्तावना एक चीज होगी। फिर दूसरा पेज जो हम चले, कैसे कोई आदमी किताब लिखता है तो किताब लिखता है तो क्यों लिखा है, वो जरूर एक चिट्ठी लिखता है। लिख देता है कि अपने माता पिता को समर्पित, पत्नी को समर्पित, एक चिट्ठी लिखता है कि हम इसीलिए लिखे हैं, ये एक कारण से लिखे हैं, इस परीक्षा के लिए लिखे हैं, ये उसकी प्रस्तावना है। उसका पहला पेज देख के समझा जा सकता है कि हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, किस लिए लिखा गया। आगे पेज पढ़ोगे तो उसमें इंडेक्स आएगा, किन किन विषयों पर हमने लिखा है, जिन जिन विषयों पर लिखा है वो अनुसूची है, ये विषय अनुसूची है। फिर आगे पेज जाएंगे तो इसमें लिखा रहेगा अध्याय 1 पेज नंबर इतना से इतना, फिर अध्याय 2 पेज नंबर इतना से इतना। ये जो अध्याय है इसको हम लोग संविधान का भाग कहते हैं। और उस कोई भी भाग का, किसी भी चीज का जितने पॉइंट्स में चर्चा हो सकते हैं, उसके लिए जितने हमारे संविधान में नियम बनाए गए हैं, उसी को संविधान का अनुच्छेद कहते हैं। यानी अब आप बिल्कुल बढ़िया से समझ गए होंगे, हमारे संविधान में 4 चीजों को स्थान दिया गया। प्रस्तावना का स्थान दिया गया जो सबसे ऊपर रहा। इसके बाद हम लोग देखे अनुसूची को स्थान दिया गया। अनुसूची का मतलब हमने बता दिया, किन किन विषयों का वर्णन है, अनुसूची देख के हमें समझ में आ जाएगा। अनुसूची के बाद जब चले तो इसमें कितने अध्याय हैं, इसको भाग बोला गया। किसी एक अध्याय में, चाहे वो नागरिकता के अध्याय हो या किसी भी लोकसभा का अध्याय हो, संसद का अध्याय हो, बजट के अध्याय, कोई भी आर्थिक लेखा जोखा का अध्याय हो, हर चीज का एक अध्याय बनाए और उस अध्याय में जितने तरह की बातें बोला गया, इसी को हम लोग अनुच्छेद कहें। यानी हम लोग अपने संविधान में 4 बात को स्थान दिए। और इसमें सबसे पहला जो मुख्य तथ्य है, ये प्रस्तावना, ये तो सिर्फ एक रहा, प्रस्तावना सिर्फ एक था। बाद में हम लोग देखेंगे प्रस्तावना जब डिटेल आएगा तो इसमें भी संविधान संशोधन से कई शब्द जोड़े गए हैं। बीच में कोर्ट का आदेश भी आएगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होंगे उनके आदेश होंगे कि प्रस्तावना में कोई फेरबदल नहीं कर सकते। फिर हम लोग देखेंगे कि इसके भाग में हम लोग अनुसूची में पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची। अगर कोई हमारा संसद 9वीं अनुसूची में विषय वस्तु को डाल देगा तो न्यायिक पुनरावलोकन से अलग हो जाएगा, उस पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बाद में फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि संविधान के मूल आत्मा को अगर आप नहीं बदलते हैं तब आप इसमें कुछ शब्द जोड़ सकते हैं। शब्द जोड़ना, शब्द हटाना तभी संभव है जब हम आप इसके मूल आत्मा को परिवर्तित नहीं करते हैं।
भाषा की बात की गई, तो 8 अनुसूची हम लोग शुरुआत में 8 विषय रखे जो सबसे पहले रखे। फिर हम लोग जो अध्याय बनाए, तो इस अध्याय में 22 बातों पर हम लोग चर्चा किए, इसीलिए संविधान में 22 भाग हैं। 22 बात करने से पूरी बात रखा गया और फिर इसी 22 बातों को डिटेल में जब किया गया तो हम लोग 395 अनुच्छेद रखे। यानी 22 भाग में ही 395 अनुच्छेद है जिसकी चर्चा यहाँ डिटेल है। अब एक नागरिकता लिए तो उससे संबंधित जितने बात है अनुच्छेद बढ़ गया, आर्थिक लिए तो उससे जितनी बात है वहां बढ़ गया। ऐसा करते करते 22 भागों में बात क्लियर हो गई। ये हमारे मूल संविधान की बात हो गई। ये जो लिखे हैं ये मूल रूप से ऐसा था। यानी हम लोग समझ गए 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ उसमें कुल 8 अनुसूची थे, उसमें कुल 22 भाग थे और उसमें कुल 395 हमारे अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद का मतलब हो गया 395 प्रकार की बातें हैं जो 22 विषयों से संबंधित है। बात बिल्कुल देखो एकदम स्पष्ट है, इनसे कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं है। अनुसूची का मतलब विषय, किन किन विषयों की बात होगी, ये 8 है। भाग का मतलब कौन कौन अध्याय की बात चल रही है, एक टॉपिक की बात चल रही है और उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो हमारा अनुच्छेद है। तो मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। अब हमारे संविधान ने भी ये दिया एक पावर कि हो सकता है हम संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहे हो या हमारा संविधान हमारे अनुसार नहीं चल पा रहे हो, तो एक बहुत विशेष पावर दिया गया, संविधान संशोधन का पावर। आप संविधान में कोई संशोधन कर सकते हो, केवल उसके मूलभूत बातें बदलनी नहीं चाहिए और इस संशोधन से कुछ भी चीज जोड़ा जा सकता है, कुछ भी चीज घटाया जा सकता है और इस प्रकार से हम लोग अब इसमें धीरे धीरे अपने आवश्यकता के अनुसार से कुछ चीज जोड़े भी हैं, कुछ चीज घटाए भी हैं, कई अनुच्छेद को हमने गायब भी कर दिया, कई अनुच्छेद को हमने बढ़ा भी दिया और यही चीज हम लोग को मेन समझना है। आज भी हमारे प्रस्तावना एक ही है, प्रस्तावना आज भी एक ही है। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दें, अनुसूची पहले 8 थे लेकिन बाद में हम लोगों ने कुछ कुछ आवश्यकता महसूस किया कि नगर निकाय में कैसे शासन प्रशासन होगा। हमारा संविधान मूल रूप से उसको नहीं लिखा था। ग्राम पंचायत में कैसे मुखिया होंगे, कैसे वार्ड होगा, अब वो सब तो हम लोग बाद में तय किए। इसीलिए हम लोग इसको 8 से धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता हुई अनुसूची की संख्या 12 कर दी। वर्तमान हमारे संविधान में 12 अनुसूची है, 22 भाग थे, हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार से 25 भाग कर दिए। हमारे संविधान में 25 भाग है और जो 395 नियम कानून की बातें की गई थी इसको हम लोग बढ़ा करके 448 अनुच्छेद कर दी। तो ये वर्तमान समय की भी बात हो गई, मूल समय की भी बात हो गई। मूल संविधान में ये था, वर्तमान संविधान में ये है और आपको यही चीज डेली ध्यान देना है। आज के क्लास में 12 अनुसूची एकदम याद करवाएंगे, अगले क्लास में 25 भाग आपको याद होने चाहिए और फिर अगले क्लास में 448 अनुच्छेद है लेकिन कम से कम 50 अनुच्छेद आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि ये अनुच्छेद ये कहता है, बजट का जो है चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, ऐसा कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा तो वो अनुच्छेद 50 जो इंपॉर्टेंट है एक साथ आपको याद करवाएं और तब संविधान के भाग 1 से शुरू करेंगे, 25 भाग तक पढ़ लोगे, आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा। ये लेसन मुख्य रूप से ये तय करता है कि कितना बढ़िया आपके पॉलिटी होंगे। मुन्ना जी बिल्कुल बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, 110 बता रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान दीजिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अनुच्छेद की चर्चा करेंगे तो आप देख लोगे कैसे आपको हिसाब किताब आपको याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपको अब पढ़ने में भार नहीं पड़े क्योंकि अब आपको अनुसूची ध्यान में आ जाएगा, भाग ध्यान में आ जाएगा, तब अनुच्छेद भी आप लोग समझ जाएंगे। अब अनुच्छेद जब बच्चे समझ जाओगे तो ये अनुच्छेद क्या करता है उसके अनुसार से हमारे कार्यपालिका इंडियन पैनल कोड बनाए हैं। इंडियन पैनल कोड को आईपीसी कहते हैं और आईपीसी में जो संविधान का अनुच्छेद कहता है इसके अनुसार से अलग अलग आईपीसी का हम लोग धारा बनाए हैं। अनुच्छेद और धारा में अंतर है। इसमें हम लोग बनाए हैं कि एक व्यक्ति स्वतंत्र है, दूसरे व्यक्ति को तंग न करे। अब हम लोग इसके अनुसार से कोई तंग करता है तो हमारी विधानसभा या लोकसभा, हमारी संसद उसके लिए आईपीसी इंडियन पैनल कोड का धारा बनाएगी। यहाँ कोई किसी को ठग रहा है तो ये 420 धारा आईपीसी की धारा लगेगी। मर्डर कर रहा है तो हम लोग 302 का आईपीसी की धारा लगाएंगे। इंडियन पैनल कोड की धाराएं अनुच्छेद के अनुसार से बनाए जाते हैं तो आईपीसी की धारा अलग है, अनुच्छेद अलग है। भाग में विषय का हम लोग देखें अध्याय है और अनुसूची में विषय की बात की गई है। तो अब तो हम समझते हैं कि आप लोग कहीं भी भाग, अनुच्छेद, धारा, अनुसूची, प्रस्तावना सभी बात का बेसिक क्लियर होगी। मैं कोशिश करता हूं एकदम जीरो लेवल से बच्चों को चले। हम पूरे ये ध्यान रखते हैं कि हो सकता है कोई बच्चे पॉलिटिक्स कुछ नहीं जानते, उनका एकदम इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उनमें इंटरेस्ट इससे जगे। इसके लिए एकदम आराम से हम चल रहे हैं कि पूरी बात समझते चले। अब हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएं। तो आज की क्लास मुख्य रूप से हमारे 12 अनुसूचियों पर है और हमें देखना है कितने बच्चे हमें सभी अनुसूची तुरंत सुना पाते हैं। मूल रूप से हमारे पास 8 अनुसूची थे, फिर 4 अनुसूची जो जुड़ा तो इसके साथ पूरी बात पूछा जाएगा। किस संविधान संशोधन से जुड़ा, कब जुड़ा, दोनों बात पूछा जाएगा, तब 12 अनुसूची होंगे। मतलब 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 4 अनुसूची आपको किस संविधान संशोधन के अनुसार हुआ और कब हुआ, ये दोनों बात पूछे जाएंगे। बाकी पहला से 8वां में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, कारण ये मूल रूप से हमारे प्रदत्त अनुसूची है। तो अब आप सभी लोग को अभी एक एक अनुसूची पर हम चल रहे हैं तो एकदम स्टार्ट करते हैं। पहला अनुसूची, सभी लोग 3-3 के स्टेप में चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा एक साथ, फिर चौथा, पांचवा, छठा वैसे करके बढ़ते जाएंगे। सभी लोग एक बार सुनिए, एकदम लगना चाहिए कि हाँ सर एकदम याद होते जा रहा है। पहला नंबर अनुसूची में चर्चा किया गया कि जो भारत राज्य का संघ होगा इसमें कौन कौन से राज्य होंगे और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसकी चर्चा हमारे पहले अनुसूची में की गई है। किसी भी देश के लिए तो यही सबसे जरूरी है कि भारत में संघ में कुल कितने राज्य होंगे, कौन कौन राज्य होगा और कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश होगा। अगर राज्य बढ़ते हैं तो इस अनुसूची में बढ़ जाना है, घटते हैं घट जाना है। केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी वही बात। यानी आप लोग फर्स्ट नंबर स्टेप पे एकदम समझ गए होंगे कि पहली अनुसूची के अंतर्गत हम लोग को, वीडियो ज्यादा जूम है, एक मिनट देख लेते हैं। वीडियो ज्यादा जूम आप लोग को लग रहा है, चलिए अभी देखते हैं, एक मिनट देख ले। जूम को थोड़ा सा कम करिए, टेक्निकल टीम आ रही है उसको
देखो जूम थोड़ा सा कम कर देंगे, देखिए जूम को थोड़ा सा ठीक करो, इसको जूम ठीक कर दो, कौन है यहाँ देखो, टेक्निकल टीम में जो है उसको भेजो, देखो जूम को ठीक करेगा, भेजो किसी को। चलिए हम लोग ध्यान दीजिए, अभी जूम हम ठीक करवाते हैं, सही हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलते हैं। अभी सभी आप लोग को एकदम ध्यान से समझना है, जूम को थोड़ा सा जूम देखिए, ठीक होगा तो ओके लिखिएगा, साउंड में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक होगा तो ओके लिखिएगा। थोड़ा सा बस बस सही है, साउंड को दे दीजिए, साउंड कटा हुआ है, चलिए ध्यान दीजिए, अब तो सही हो रहा होगा, देख लीजिए, देख लीजिए अब सही हो गया, सही चल रहा है तो ओके लिख दीजिए, अब हम लोग शुरू करें। चलिए बहुत बढ़िया, समझ अब यहाँ तक सही हो गया तो ओके लिख दीजिए, हम लोग शुरू करें आगे का, इसमें हम लोग समझे। चलिए ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुनिए जरा बढ़िया से, मन से एकदम सुनिए, एकदम एक ही चीज याद कीजिए, एकदम एक ही चीज याद करेंगे 10 से 15 क्लास में आपको पॉलिटी का एकदम आनंद आने लगेगा कि पॉलिटी में कोई बात नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग बहुत परेशान रहते थे कई लोग। सुनिए जरा ध्यान से, तो पहला नंबर हम लोग देखें कि भारतीय संघ में जो हमारे राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसके वर्णन हमारे पहला अनुसूची में किया गया है। ऐसे भी कोई किताब होगा, आपको अपने घर की कहानी लिखनी होगी, अपने जमीन के बारे में लिखना होगा, तो पहला यही लिखोगे कि हमारा घर कहाँ है, जमीन कहाँ है, ये तो कोई व्यक्ति पहला करे। दूसरा नंबर अनुसूची में जो उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं, इनको शपथ ग्रहण करवाना है, और तीसरा में इनका वेतन भत्ता देना है, तो अब पहले वेतन भत्ता दे देते हैं, तब शपथ ग्रहण करवाते हैं, यहाँ उल्टा एक चीज ध्यान रखना। दूसरी अनुसूची में पूरे उच्च पद पर आसीन लोगों के वेतन भत्ता सुविधा ये सभी का वर्णन है, और तीसरी अनुसूची में जब आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के शपथ का वर्णन है। देखो एक बार बोलेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, ये सबका वेतन भत्ता सुविधा क्या होगा, उच्च पद पर आसीन बोल रहे हैं, अब ये नहीं कि रेलवे वाला का पेमेंट क्या होगा, ये चीज यहाँ पर नहीं है। उच्च पद पर आसीन जो व्यक्ति है वो लोग का वेतन भत्ता और सुविधा, इसका वर्णन दूसरी अनुसूची में है, और उन्हीं लोगों का जो शपथ लेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, हमारे कोई भी विधायक जीत रहे हैं, कोई भी राष्ट्रपति बन रहे हैं, कोई भी नए पद पर उच्च पद पर जा रहे हैं, तो उसके शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में मिलता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा एकदम आपको याद होना चाहिए। पहला नंबर में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, दूसरा नंबर में उच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे जो भी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन भत्ता और सुविधा का वर्णन किया गया है, और तीसरी अनुसूची में उच्च पद पर जो आसीन व्यक्ति होंगे उनके शपथ का वर्णन किया गया है। पहले ये बता दो, तीनों हम हटा भी दें तो हमें लगता है कि आपको याद हो गया। जब हम कहेंगे पहली अनुसूची तो आप कहोगे जी याद है, भारतीय संघ में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे उसकी चर्चा है। दूसरा नंबर जब बोलेंगे तो कहना कि सब समझ गए, दूसरा में पैसा की बात है, पैसा टका की बात है, उच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधानसभा, लोकसभा, ये सब के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन भत्ता सुविधा इन सभी का वर्णन है, और तीसरा उच्च पद पर आसीन सभी व्यक्तियों का यहाँ शपथ का वर्णन किया गया है। पहले ये बताओ, तीन तक एकदम याद तो ओके लिख दीजिए, तीन तक एकदम याद तो ओके लिख दीजिए, तब हम लोग चौथा, पांचवा, छठा करेंगे, देखते देखते आपको 12 अनुसूची आज नॉनस्टॉप बिना देखे लिख देना है, तब होगा कि हाँ पॉलिटी एकदम जबरदस्त चल रहा है। वेरी गुड, यहाँ तक सभी बच्चे का पहला, दूसरा, तीसरा एकदम सही हो गया। चौथा, पांचवा और छठा चले, पांचवा और छठा दोनों एक जैसा है। चौथा नंबर हम लोग देखें उच्च सदन जिसको कहते हैं राज्यसभा, इसमें राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का सीट निर्धारित है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सीट हैं, ये सीट का बंटवारा विभाजन हमारे चौथे अनुसूची में किया गया है। तो राज्यसभा में किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने प्रतिनिधि होंगे, इसकी चर्चा हमारी चौथी अनुसूची में की गई है। तो चौथा तो आप लोग को याद हो गया, पहला नंबर भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन, दूसरा उच्च पद पर जो भी व्यक्ति हैं उनके वेतन भत्ता और सुविधा का वर्णन, तीसरा में उच्च पद पर जो भी व्यक्ति हैं उनके शपथ का वर्णन, और चौथा नंबर में राज्यसभा में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो प्रतिनिधि होंगे, कितने प्रतिनिधि होंगे, इसका वर्णन किया गया है। पांचवा नंबर तो सभी को एकदम याद हो जाएगा, कोई अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में किस प्रकार से हमारा शासन प्रशासन होना चाहिए, इसका चर्चा, किस प्रकार से शासन प्रशासन और नियंत्रण होगा, इसकी चर्चा पांचवी अनुसूची में किया गया है। यानी पांचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों में शासन प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा की गई है। और जब छठी अनुसूची आएंगे तो इसी प्रकार का है। सबसे ज्यादा समस्या नॉर्थ ईस्ट में था, चीन के कारण इधर जो व्यक्ति पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं, इनका चेहरा चीन के व्यक्तियों से बहुत मिलता जुलता है, और इसीलिए इन जनजातियों पर चीन अपना दावा ठोकता है कि क्षेत्र मेरा है, और इसीलिए छठी अनुसूची में हमने विशेष करके एक प्रावधान किया कि हम बाकी जनजातियों से अलग, नॉर्थ ईस्ट में असम है, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय है, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम है, इन राज्यों के अनुसूचित जनजाति जो है उनके प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा हमने छठी अनुसूची में किया है। तो अब छठी अनुसूची भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। छठी अनुसूची में असम, मेघालय और मिजोरम इन क्षेत्रों में जो जनजाति हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा की गई है। पांचवा में पूरे अनुसूचित जनजाति के शासन प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा की गई है, और चौथा राज्यसभा में सीट पर चर्चा की गई। 6 तक हम समझते हैं, आपका क्लियर है। 9 के बाद एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, तो हम लोग अब 7वां और 8वां कर लेते हैं, क्योंकि मूल रूप से 8 अनुसूची पहले सबको याद होनी चाहिए। 7वां सताने वाला है, 7वां सताने वाला है। क्या सताने वाला, कौन सा विषय केंद्र के पास होगा, कौन सा विषय राज्य के पास होगा, और कौन सा विषय दोनों के पास होगा, ये विषयों का विभाजन, यही तो लड़ाई की बात है। ये 7वां सताने वाला याद रखेगा, 7वां सताने वाला। 5वां छठा अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो गया, 5वां छठा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। छठा नॉर्थ ईस्ट वाला अनुसूचित जनजाति असम जो है, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों के अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और 5वां हम लोग छठा देख लिए। चौथा आपने सुना राज्यसभा में सीट के बारे में वर्णन किया गया है, तो 7वां हम लोग देख लिए सताने वाला।
केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा है। इसी में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का चर्चा किया गया है। हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे इसमें कितने कितने विषय शामिल है। अब 8वां नंबर आए। 8वां नंबर संविधान के द्वारा किन किन भाषाओं को मान्यता दिया गया, कौन कौन भाषा संविधान से मान्यता प्राप्त है, ये भाषाओं की चर्चा 8वीं अनुसूची में हम लोग किए। और प्रारंभ में सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास शुरुआत में 14 भाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त थे। बाद में संविधान संशोधन से 8 भाषा और जुड़े हैं और वर्तमान समय में 22 भाषा संवैधानिक भाषा है, संविधान में मान्यता प्राप्त है। अभी कौन कौन है, क्या है, ये डिटेल आगे हम लोग को पढ़ना। पहला नंबर हम कोशिश कर रहे हैं 8वें अनुसूची, सभी को याद होगा कि नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आज इतना सुनना है, बिना देखे कॉपी कलम उठा के लिख देना है कि 12 अनुसूची मेरे दिमाग में एकदम बैठ गई। उतना होते जा रहा है तो मतलब बहुत अच्छी स्थिति में तुम हो। तो जरा पहला नंबर हम लोग ध्यान दें, भारतीय संघ में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसका वर्णन है। दूसरा, उच्च पद पर जो आसीन व्यक्ति हैं इनके वेतन भत्ता और सुविधा का वर्णन है। तीसरा, उच्च पद पर जो आसीन व्यक्ति हैं इनकी शपथ का वर्णन किया गया है। चौथा नंबर जब आएंगे तो राज्यसभा में जो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सीट है उसकी चर्चा की गई है। पांचवा, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में शासन प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा की गई है। छठा, उत्तर पूर्व भारत में असम, मेघालय, मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के शासन प्रशासन की चर्चा की गई है। सातवां सताने वाला है, केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा है। और आठवां, भाषाओं को मान्यता जो दिया गया है इसकी चर्चा की गई है। पहले ये बता दो, आठों अनुसूची एकदम याद हो गया तो ओके लिख दीजिए, तब 4 और चलेंगे। एकदम 8 अनुसूची पूरे क्लियर है तो ओके लिखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए मैक्सिमम बच्चे को एकदम याद होते जा रहा है। अब हम लोग की बारी है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, और तब 12 अनुसूची एकदम टनाटन हो जाएगा। सुनिए, 9वीं अनुसूची सबसे इंपॉर्टेंट है। 8 अनुसूची ही 26 जनवरी 1950 को लागू हुई। हमारे संसद ने पहला संविधान संशोधन से 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा। बात सुनिएगा, पहला संविधान संशोधन है, बाद में जुड़ने वाला कैवा संविधान संशोधन है ये भी पूछेगा। तो पहला संविधान संशोधन से 1951 में जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण की चर्चा की गई। भूमि अधिग्रहण का मतलब भूमि कैसे लिया जा सकता है इसकी चर्चा की गई। और इसमें संसद ने एक और काम किया, एक फुल पावर बनाया कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह कुछ नहीं कर सके। दो बात है, लोकसभा राज्यसभा पारित कर दिया, वो कानून बन गया। वो कानून पर सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि गड़बड़ कानून है तो हट जाएगा। कई बार हुआ कि इसको आरक्षण मिले, कहेगा गड़बड़ है तो खत्म हो गया। तो लोकसभा राज्यसभा एक विशेष अनुसूची बनाया 9वां, और कह दिया कि यदि हम किसी विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल कर देते हैं तो यह न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत नहीं आएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। बात पर फिर से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। आपको पूछा जाएगा किस अनुसूची के विषय वस्तु पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, वो 9वीं अनुसूची है। ये संविधान संशोधन द्वारा बहुत सुपर पावर संसद को मिला है। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण की अंतिम सीमा आधा 50% है। अब कई राज्य तमिलनाडु वगैरह जाओगे तो 80% रिजर्वेशन है। तुम सोच रहे हो कि कैसे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं, अगर वो राज्य 80% आरक्षण का नियम अपने विधानसभा से पारित कर लेता है और उसे 9वीं अनुसूची में डाल देता है तो उस पर कोर्ट कोई निर्णय नहीं देगा। ये न्यायिक पुनरावलोकन से अलग हो गया, इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए 9वीं अनुसूची आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि ये पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसमें भूमि अधिग्रहण की चर्चा की गई है और सबसे महत्वपूर्ण है, किसी विषय वस्तु को 9वीं अनुसूची में यदि डाल दिया जाए तो वह न्यायिक पुनरावलोकन से अलग हो जाता है। उसमें कोई कोर्ट कोई उस पर अपना निर्णय नहीं दे सकता। ये संसद के पावर को बढ़ाता हुआ दिखा रहा है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लफड़ा हो रहा था, लोग इधर से जीत रहे थे, दूसरे पार्टी में भाग रहे थे। दल बदल कानून, ये दल बदल कानून ये 10वीं अनुसूची में दिया गया। क्या है दल बदल, कैसे आप दल बदल कर सकते हो, इसी पर डिटेल चर्चा चलेगी। अभी हम लोग देखें दल बदल जो कानून है ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लागू किया गया। दोनों चीज आपको याद चाहिए, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लागू किया गया। इसमें दल बदल की चर्चा की गई। 10 दल बदल, 10 दल बदल, 10 दल बदल। और 11वीं 12वीं भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। 11वां 73वें संविधान संशोधन और 12वां 74वें संविधान संशोधन, ये दोनों संविधान संशोधन 1992 में हुआ। ये डेट और संविधान संशोधन बिल्कुल पूछेगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची, और ये दोनों अनुसूची 1992 में ऐड किया गया। और 11वीं अनुसूची में ये पूरे पंचायती राज का वर्णन किया गया है और 12वीं अनुसूची में नगर शासन प्रशासन का वर्णन किया गया है। कैसे नगर निकाय होंगे, किस प्रकार से कौन नगर पंचायत होंगे, कौन नगर परिषद होंगे, कौन नगर निगम होंगे, कौन इसको देखेगा, ये 12वें अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वें में ऐड हुआ है। और इधर 12वें में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। अब एक बार हम आपको सुना दें तो हम समझते हैं कि आप सभी लोगों को पूरा सब चीज एकदम याद होते चला गया। पहला 12 अनुसूची है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मूलभूत है। फिर इसी में 9 10 11 12, 11 12 9 10 में कब हुआ, क्या हुआ, दोनों बात पूछा जाएगा। तेजी में सुन लीजिए। पहला अनुसूची भारत राज्य के भारतीय संघ में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसका वर्णन है। दूसरा, उच्च पद पर आसीन जो भी है उनके वेतन भत्ते और सुविधा का वर्णन है। तीसरा, उच्च पद पर आसीन जो है उनके शपथ का वर्णन है। और चौथा नंबर, राज्यसभा में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितना सीट है उसका चर्चा किया गया है। पांचवा, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में शासन और प्रशासन की चर्चा की गई है। छठा, उत्तर पूर्व भारत में असम मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में शासन प्रशासन की चर्चा की गई है। सातवां सताने वाला है, केंद्र और राज्यों के बीच विषय का बंटवारा किया गया है। और आठवां, भाषाओं का चर्चा किया गया है 8वें अनुसूची में, जिसमें 18 भाषा पहले, फिर 22 अभी हो गया, इसकी चर्चा की गई है। 14 से 22 पहले 14, फिर 4 और फिर 4, 14 4 18 4, 22 भाषा की चर्चा की गई है। अब 9वां 10वां 11वां 12वां इंपॉर्टेंट। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में लागू हुआ। ये भूमि सुधार से संबंधित था और इस अनुसूची में किसी विषय को डालने से न्यायिक पुनरावलोकन से ये अलग हो जाता है, बाहर हो जाता है। 10वां नंबर 10 दल बदल, 10वां 10 दल बदल 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसे जोड़ा गया। ये दल बदल से संबंधित है। और 11वां 12वां 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 से रिलेटेड है। 11वां एक ग्राम पंचायत के पूरे प्रशासन का वर्णन है और ये नगर पालिका के पूरे शासन प्रशासन का वर्णन है। 12 अनुसूची पूरे क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं 12 अनुसूची बिना देखे सब लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो तो ओके लिख दीजिए। एकदम जीरो लेवल से क्लास चल रहा है बहादुर, एकदम अगर ध्यान दे दोगे तो
पॉलिटी में उस्ताद हो जाओगे, ध्यान खूब देना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चे का होके आ गया है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग खूब बढ़िया इसमें अभ्यास करके ये पूरी अनुसूची को ठीक कर लें। और इसको एक दो बार वीडियो को देखिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास आपका यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हमारा मंगलवार को होगा, क्योंकि कल बकरीद का बंद है और उसके बाद संडे मंडे को रक्षाबंधन है। मंगलवार को हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। न्यूमेरिकल का वीडियो हट गया है, हम लोग बोले हैं 3 महीने ऑटोमेटिक पढ़ने के लिए आपका जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, परेशानी नहीं हुई, 5-6 दिन का समय लगेगा, जुड़ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात, सब लोग का क्लास अब यहाँ समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्लास हम लोग मंगलवार को इसी समय से। संविधान के भाग हम लोग पिछले दिन देखे थे। मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, 4 फिर बढ़ाए गए थे और 12 अनुसूची हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग भाग के बारे में सीखे थे कि भाग है क्या। तो हमारे संविधान लिखने वाले ने कोशिश किया कि जितने भी प्रकार के विषय हैं, चाहे वो संघ सरकार हो, राज्य सरकार हो, नागरिकता हो, हमारे जो भी राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, जिसके बारे में हम कहें, वो हमारा एक एक विषय बन जाए। और इस विषय को ही हम लोग मुख्य रूप से भाग के नाम से जानते हैं। और इन विषयों से रिलेटेड कई बात हुआ, उन्हीं बातों को हम लोग अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। और इसी में आपको समझाया था कि संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे। वर्तमान समय में कुछ भाग ऐसे रहे जिनको जरूरत नहीं रहने के कारण हटाया भी गया, और कुछ भाग नए जोड़े भी गए हैं, और वर्तमान समय में कुल भाग की संख्या 25 है। आपको भाग अगर कहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि 22, उसी में क ख लगते हुए हम लोग 25 तक वर्तमान समय में पहुंच गए हैं। अब आज के क्लास में आप सभी को भाग याद करना है, तो संविधान के भाग, इसमें हम लोग देखेंगे किस विषय को रखा गया है, भाग में कौन सा विषय है, और विषय के बाद इसको कितने से कितने अनुच्छेद में हम लोग रखे हैं। ये 3 बात अभी सबको याद रखना है। तो आज के क्लास में हम उम्मीद करते हैं 22 भाग में 11 भाग सभी लड़के को टू द पॉइंट एकदम याद होना चाहिए। रेस्ट 11 भाग अगले क्लास में होगा, तो 22 भाग क्लियर हो गया। और जिन बच्चों को भाग क्लियर है, इसी भाग वाइज हमारा क्लास चलेगा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इसी तरह का लगातार क्लास आपको बढ़ते जाएगा, और उसमें सभी चीज आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो संविधान के भाग 1 की अगर बात करें, यहीं से प्रारंभ होगा आज का क्लास, और पूरी बात आप ध्यान दोगे। 1, भाग 2 और भाग 3। इसके बाद हम लोग देखेंगे भाग 4 तक अभी जस्ट याद होना चाहिए। सेकंड स्टेप में 8 और फिर 11 चले जाएंगे। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारे सभी विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और भाग को एकदम ठीक से समझिए। आपको समझाए थे कि चाहे भाग 1 हो, चाहे अनुसूची 1 हो, चाहे अनुच्छेद 1 हो, सभी में एक ही चीज है, संघ एवं राज्य का वर्णन है, और इसी को भाग 1 में भी रखा गया है। भाग 1 के अंतर्गत संघ के बारे में, राज्यों के गठन के बारे में, राज्यों का फिर से कैसे 2 राज्य में विभाजन हो सकता है, उसके बारे में ये सभी भाग 1 में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। आपको बताया था कि हमारा पहला अनुच्छेद ही डायरेक्ट कहता है, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ अ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, ये हमारा पहला अनुच्छेद है। धीरे धीरे सभी अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है हम लोग एक साथ करेंगे भी। तो अभी आप सब लोग ध्यान दीजिए, इसमें पहला भाग सब लोग का क्लियर हो गया। संघ और राज्य की चर्चा हमारे पहला भाग में है, अनुसूची भी पहला में यही चीज चर्चा है, अनुच्छेद भी पहला में यही चर्चा है। तो संघ और राज्य का वर्णन, देश का वर्णन, ये सभी चीज हमारे पहला भाग में वर्णित किया गया है। दूसरा नंबर हम लोग जरा ध्यान दें, जब हम दूसरा नंबर भाग पे चलेंगे, तो इस देश में रहने वाले लोग कौन हो सकते हैं, उनके नागरिकता का वर्णन किया गया है, और इसीलिए दूसरा भाग में हम लोग को नागरिकता पढ़ना है। कौन भारत के नागरिक होंगे, कौन नहीं होंगे, ये अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में वर्णन किया गया है। जब हम कहेंगे अनुच्छेद नागरिकता के लिए, तो कहना कि सर समझ गए, 5 मिला करके एक एक करके सभी नागरिक को डिफाइन किया गया है, 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। तीसरा नंबर हम लोग जरा ध्यान दें, तो थर्ड नंबर हम लोग जब भाग पे आते हैं, तो तीसरा भाग में जो नागरिक हैं, इनके मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, मूल अधिकार की बात की गई है कि जो हमारे नागरिक हैं, उन नागरिकों को अपना कुछ अधिकार होगा, और उस अधिकार के अंतर्गत ही वे कोई भी हमारे शासन प्रशासन उनको ठीक ठाक करेंगे, इनके कभी भी इस अधिकार का हनन नहीं करेंगे। और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में नागरिकों के मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। जब हम भाग 4 में आएंगे, तो राज्यों को ये नीति बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, कैसे सभी हमारे भारत के वासी को आप बढ़िया से रख सकते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। इसीलिए उनको नीति निर्देशक तत्व एक कैसे बढ़िया ढंग से पूरे शासन प्रशासन करेंगे, इसकी चर्चा हमारे भाग 4 में किया गया है, और ये हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन है। शुरू में 4 सीधा सीधा था, लेकिन बाद में 4A या 4क के रूप में नागरिकों के भी कुछ मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है कि आप नागरिक हैं, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, और इस मौलिक कर्तव्य को हम लोग यही 51क के अंतर्गत हम लोग शामिल कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह बाद में जोड़ा गया है हमारे संविधान के 42वें संशोधन से 1976 में। ये आपसे पूछा जाएगा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अभी अब एक बार बोलेंगे अनुच्छेद को, अभी ध्यान में केवल हल्का रखना है। आज भाग एकदम ठीक कर लीजिए, अनुच्छेद नहीं भी ठीक है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब तेजी में सभी लोग सुने, हम प्रयास करेंगे 4 भाग एकदम आपका क्लियर हो जाए। भाग 1 में देश के अंतर्गत संघ का निर्माण और राज्य का वर्णन किया गया है। भाग 2 में यहाँ रहने वाले लोगों के नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 में यहाँ रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 4 में यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जो नीतियां बनेगी, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। और 4क में इन नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य है, केवल राज्य का ही कर्तव्य नहीं, इसीलिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। एक बार और सुन लीजिएगा, तो आपको 4 एकदम लगेगा कि सर ये दिमाग में हमारा घूमने लगा। ये जिस बच्चे का भाग घूमने लग गया, उनका पॉलिटी जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी इसी का खेल है। हम एक एक करके पढ़ाएंगे, पहले भाग 1, फिर भाग 2, फिर भाग 3, इसी प्रकार 22 भाग पढ़ लेंगे, पॉलिटी आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। उसी में जितने अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों की भी चर्चा वहां हो जाए। तो एक बार लास्ट सुन ले, पहला नंबर देश बनाओ, दूसरा वहां के नागरिक बनाओ, तीसरा नागरिकों को कुछ अपना अधिकार दो,
और चौथा राज्य और केंद्र उसके लिए कुछ नीति बनाए, नीति निदेशक तत्व होगा, और चौथा के क में मौलिक कर्तव्य होगा नागरिकों का। तो हम समझते हैं कि इसको हटा के एक बार अब आपको बोलेंगे तो एकदम याद हो जाएगा 4 भाग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और चौथा का क, ये सभी बच्चे को याद हो जाएगा। पहला भाग में संघ और राज्य का वर्णन है, दूसरा भाग में नागरिकता का वर्णन है, तीसरा भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार की चर्चा है, चौथा भाग में राज्य के या राज्य करने का सेंस केंद्र और राज्य दोनों है, नीति निदेशक तत्व का चर्चा है, और चौथा के क में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। चौथा का क हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ये दिमाग में आपका सेट है। पहले एक बार और सुन लो, संघ और राज्य का वर्णन, नागरिकता का वर्णन, मौलिक अधिकार का वर्णन, नीति निदेशक तत्व का वर्णन, मौलिक कर्तव्य का वर्णन। अगर याद हो गया ये चारों को ओके लिखिए, ये चार एकदम ओके है हमारा। एक एक करके 22 तक तुम्हें पहुंचना है और सब बच्चे पहुंच जाओगे। यही तय कर देगा पॉलिटी कितना बढ़िया आपका होगा। संघ और राज्य, नागरिक, नागरिकों के अधिकार, इसके बाद नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। बहुत बढ़िया, देखिए सभी बच्चे का ओके है। अब हम मान के चल रहे हैं कि सभी लोगों का ये 4 तक एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग यहां से जो चलेंगे ये भाग 5, 6, 7 और 8 एक साथ चलेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए 5, 6, 7, 8 कैसे समझना है। अब हम लोग दो तरह की व्यवस्था किए हैं। एक को हम लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार होंगे, एक केंद्र के बारे में, संघ के बारे में, एक मेन संघीय सरकार की चर्चा है। दूसरा नंबर हम लोग देखें राज्य की बात चल रही है। फिर देखें शुरू में राज्य को भी 3 भाग क ख ग में बांटा गया था। शुरुआत में राज्य भी क ख ग में बांटा गया था और राज्य को ही कई राज्य को केंद्र शासित राज्य किया गया था। यानी राज्य 3 प्रकार के थे, एक अपना स्वतंत्र राज्य, एक राज्यों में ही क ख ग बांट करके थे, और कुछ राज्य थे जो केंद्र शासित थे, केंद्र द्वारा शासन चलते थे। और इसीलिए बस हो गया, केंद्र या संघ की चर्चा 5वें भाग में है, राज्य की चर्चा 6ठे भाग में है, राज्यों के क ख ग जो बांटे इसकी चर्चा 7वें भाग में है, और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा जिसको संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं, ये संघ राज्य क्षेत्र की जो चर्चा है ये 8वें भाग में है। तो अब हम लोग देखें ये आपका मेन रूप से भाग 8 तक अभी एक बार और सुना देंगे तो देखिए सभी का क्लियर हो जाएगा। आपको एक बार फिर से बोले एकदम याद, पहला भाग में सभी को याद है संघ और राज्य की चर्चा, दूसरे भाग में नागरिकता की चर्चा, जब हम तीसरे भाग की ओर आ गए तो नागरिकों के मौलिक अधिकार की चर्चा, चौथे भाग में आ गए तो राज्य के नीति निदेशक तत्व की चर्चा, और चौथा के क में जब आ गए तो ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की चर्चा। इतनी बात अभी हम लोग सुन चुके। अब नेक्स्ट हम लोग 5वां नंबर से जरा ध्यान देंगे। अब 5वां नंबर जो भाग है इसमें जो विषय की बात चल रहा है, इसमें संघ की चर्चा चल रही है, यूनियन की चर्चा चल रही है। और ये हम लोग देखें संघ के बाद जब 6ठा नंबर आए तो इसमें राज्य की चर्चा चल रही है। 7वां भाग में आए तो राज्यों के अ ब स या क ख ग जो समूह थे इसकी चर्चा की गई है। और 8वां नंबर संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। तो अब आपको एक बार बोलेंगे तो एकदम लाइन आपका क्लियर हो जाएगा, लगेगा कि हाँ एकदम ठीक ठाक हो गया। संघ के अंतर्गत अब जितनी बातें हैं, आपने अभी सुना कि 36 से लेकर 51 तक हमारा नीति निदेशक तत्व है, इसीलिए 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 52 से 151 काफी लंबा संघ क्षेत्र के बारे में पूरा डिटेल चर्चा किया गया है। यानी इसी अनुच्छेद में संघीय जो ढांचा देख रहे हैं इसकी पूरी चर्चा आपको मिलेगी। जब हम यहाँ पे आएंगे तो राज्य के बारे में भी डिटेल 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक चर्चा है, और अबस जो समूह देख रहे हैं ये 238 अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, कौन बनेगा, कैसे बनेगा, कौन हटेगा, ये जो संघ राज्य क्षेत्र आप देख रहे हैं ये 239 से 242 तक इसकी चर्चा की गई। यानी अनुच्छेद में ज्यादा सेक्शन यहीं पे आ गया है। और अब आपको अभी तो अनुच्छेद पर मैं बहुत ध्यान नहीं दिला रहा हूं, लेकिन अब थोड़ी सी बात समझिए। हम अपने संविधान के भाग 7 जो अभी सुन रहे हैं, जिसमें राज्यों को अ ब और श के रूप में हम लोग विभाजित किए हैं, इसको हम लोग 7वां नंबर भाग को हम 7वें संशोधन से समाप्त कर दिए। इसकी अब जरूरत ही नहीं रही, इसीलिए हमारे संविधान का 7वां भाग अब समाप्त हो चुका है। और 7वां भाग को कब समाप्त किए तो 1956 के 7वें संशोधन से समाप्त की। दोनों बात ध्यान रखोगे, राज्यों का पुनर्गठन की बात 56 में हुई थी और उसमें ये समूह की बात हम लोग समाप्त कर दिए, और इसीलिए भाग 7 अब नहीं है। भाग 7 को हम लोग 7वें संशोधन से समाप्त कर दिए 1956 में। याद करना कितना आसान है, एक बार सुनो तो लगेगा कि सर एकदम याद हो गया। जब हम 4 के बाद 5वां नंबर चलेंगे तो संघ क्षेत्र की चर्चा होगी, 6ठा में राज्य क्षेत्र की चर्चा होगी, 7वां में राज्यों के अ ब श की चर्चा होगी, लेकिन 7वें भाग को हम लोग 1956 के 7वें संशोधन से समाप्त कर दिए, अब ये नहीं रहा। और 8वां नंबर में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है, केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, जो 239 से 242 अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है। अब एक बार 8 तक पहुंच रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे एकदम लगातार चलेंगे। 1 2 3 4, 4 का ख, फिर इसके बाद आए 5 6 7 8, ये चारों एक साथ सोचिए, ये चारों एक साथ सोचिए। अब देखिए कितना बढ़िया से अभी हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम याद हो गया। पहला भाग में संघ राज्य का वर्णन, दूसरा भाग में नागरिकता का वर्णन, तीसरा भाग में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य नहीं अधिकार है, यहाँ मौलिक अधिकार का वर्णन, चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन, और चौथा के क में नागरिकों के मूल कर्तव्य का वर्णन, 5वां संघ क्षेत्र का वर्णन, 6ठा राज्य क्षेत्र का वर्णन, 7वां भाग अब नहीं रहा, और 8वां में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। ये पूरा का पूरा संघ राज्य का अवश्य समाप्त हो गया, और 8वां में संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। पहले ये बताओ 8 भाग एकदम बिना देखे कोई बच्चे लिख सकते हो तो ओके लिख दीजिए कि 8 भाग मेरा एकदम कंप्लीट है, बिना देखे लिख सकते हैं। देखिए रजनीश जी एकदम बिना देखे लिखने के लिए ओके लिख दिया है, वेरी गुड। और भी कई बच्चे लगातार देख रहे हैं, सोनू जी, एसके वर्मा जी एकदम लगातार, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 8 तक बिना देखे सब लोग लिख दो। ये देखो पॉलिटी ठीक करना है तो बस एक ही है, 22 भाग तक एकदम क्लियर कीजिए। सूरज जी भी एकदम क्लियर लिख रहा है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब 3 भाग अभी और चलें, और 3 भाग के बाद लास्ट रिवीजन फिर एक बार होगा। इतना को बिना देखे एकदम पचाओगे, और तब 11 भाग आज कंप्लीट, अगले दिन में 12 से लेकर 22 तक एक बार होगा। और जो लड़का बिना देखे भाग 1 से भाग 22 तक अगर लिख देगा तो पॉलिटी उसे नहीं छोड़ेगा, पॉलिटी एकदम लगेगा कि जबरदस्त मेरा होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसमें अब हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8वां नंबर तक हम लोग कर लिए। 9वां
चर्चा किए, लेकिन इसमें बहुत डिटेल हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में ही लिखे, नगर प्रशासन की चर्चा नहीं की गई थी। और आपको याद है कि वो दोनों को 11वीं और 12वीं अनुसूची में हम लोग डाले थे बाद में संशोधन के द्वारा, और इसीलिए हम लोग बाद में नौमा के क देते हुए हम लोग अलग से नगर पालिका के बारे में हम लोग इसमें ऐड किए। ये नौमा ही है कि जब ग्राम पंचायत है तो नगर पालिका इसी में होगा। इसी तरह से नौमा के ख देते हुए हम लोग सहकारिता को भी ऐड कर दिए। सहकारिता माने कई व्यक्ति मिलकर जो कोऑपरेटिव चलाएंगे, जैसे सुधा डेयरी, अमूल डेयरी, ये सब में कोऑपरेटिव चलता है। उसके क्या नियम कानून होंगे, कौन अध्यक्ष चुने जाएंगे, कैसे चुने जाएंगे, इसीलिए हम लोग नौमा के ख में सहकारिता का पूरा चर्चा किए। तो जब हम नौ बोलेंगे तो आपको याद रखना है कि गांव के मुखिया में, नगर में, कोऑपरेटिव में हमें खड़ा नहीं होना है। तुमको जब हम बोले कि बोलो गांव में, गांव पंचायत में, मुखिया में, नगर में, वार्ड में खड़ा होगे, तुम कहोगे नो नो नो, खड़ा नहीं होंगे, नो होगे। यानी नो जब कोई तुमको बोले कि भाग नो, तो कहना वो नो, पंचायत में खड़ा नहीं होंगे, नगर में खड़ा नहीं होंगे, और हम सहकारिता कोऑपरेटिव में खड़ा नहीं होंगे, हम डायरेक्ट वाला इससे हाई पद पर जाएंगे, ये मुखिया सुखिया में नहीं खड़ा होंगे, इसीलिए नो याद रखेगा। तो नो परमानेंट सबको याद हो। और ये पंचायत की चर्चा 243वें अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। इसी का क लगा के हम लोग संशोधन से इसको आगे किए हैं। तो 9वां नंबर सबको क्लियर हो गया। 10वां नंबर हम लोग देखें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की चर्चा की गई है और इसके बारे में वर्णन हमारे अनुच्छेद 244 में है। तो 9वां 10वां आपने देख लिया, 9वां को समझ ही गए। 10वां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का चर्चा किया गया है जो अनुच्छेद 244 में है। और 11वां नंबर ये मेन है, संघ और राज्य दोनों मिला के उसके संबंध कैसे होंगे। विषयों का बंटवारा वाला जैसे उधर पढ़े थे, तो इसमें संघ और राज्य के संबंध की चर्चा हमारे 11वां नंबर अनुभाग में किया गया है। संघ राज्य संबंध की चर्चा, और ये 245 अनुच्छेद से 263 अनुच्छेद तक है। तो अब जरा एक बार सुनिए तो देखिए कितना बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। जब हम बोले 9वां भाग, तो आप कहना कि नो नो, और नो का मतलब कहना कि पंचायत में, नगर में, कोऑपरेटिव सहकारी में हम खड़ा नहीं होंगे, नो, हम ऊपर का सोचते हैं। 9वां भाग सबको क्लियर हो गया। 10वां जब हम बोलेंगे तो उधर याद करना, जब तुम अनुसूची पढ़ रहे थे तो उसमें सबको याद होगा 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का वर्णन था, और इधर 10वें भाग में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का वर्णन है। तो अब आपको भाग कहे तो आपको ध्यान कैसे रखना है। जैसे ही अनुसूची कहेंगे तो आपको याद रखना है कि जब कोई नेताजी इलेक्शन में खड़ा होते हैं, लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि हम अनुसूचित जाति को ऐसे करेंगे, जनजाति को ऐसे करेंगे, और खूब बेचारे सीधे साधे को ठग करके और भाग जाते हैं। 5 साल बाद सीधे फेट होते हैं, और जब अच्छा से भाग गए, 2 बार जीत गए, तो 10 साल तक के लिए भाग जाते हैं। तो भागने कहेंगे तो कहना कि जी समझ गए, वोट लेके भागने वाला तो 10 साल बाद आएगा। अनुसूची कहेंगे तो कहना कि जी समझ गए, तब 5 साल में नेताजी भेंट हो। 5वें अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति का चर्चा है, और भाग गया तो 10 साल में भेंट होगा। 10वें भाग में अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन है। दोनों बात हमें लगता है आपको अनुसूची और भाग दोनों जोड़ने आगे। जब कहेगा अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र, कहना सर एकदम याद है, जिनके भाग गया इसको कोई विकास नहीं करता, अनुसूची में 5 साल के लिए, अब भाग गया तो 10 साल के लिए। और 11वां नंबर को सबको याद हो जाएगा। एक एक करके दोनों लोग का हिसाब किताब है। संघ और राज्य के संबंध का वर्णन 11वें भाग में किया गया है। तो 11वें भाग में संघ और राज्य के संबंध का वर्णन 11वें भाग में किया गया है। अब 2 बार बोलेंगे, देखते हैं हमारे कितने बच्चे एकदम हिट हो गए। हमारे संविधान में 22 भाग है, बिना देखे, देखो यही समय दुख है, लगे यही सब ठीक नहीं करते और कहेगा पॉलिटिक्स ठीक नहीं हुआ। जो जिन लोगों का ये सब सही होते जाएगा, पॉलिटिक्स क्रम से अपने सही हो जाएगा। तो हमारे 22 भाग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक बार समझाए, फिर चौथा के क कर दी, ये एक बार सोचना है, कॉपी में अपने से लिखना है, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां एक बार सोचना है, और फिर 9वां, 10वां, 11वां। आज की क्लास में हम इतनी बातों को एक बार बोलते हैं, देखिए याद है कि नहीं। पहला संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, दूसरा नागरिकता का वर्णन, तीसरा मौलिक अधिकार का वर्णन, चौथा नीति निदेशक तत्व का वर्णन, और चौथा के क्रम में मौलिक कर्तव्य का वर्णन। जब हम 5वां चले तो आप सभी को याद हो गया संघ क्षेत्र का वर्णन, राज्य क्षेत्र का वर्णन, और ये अवश्य था जो 7वें संशोधन से 56 में समाप्त हो गया। और 8वां जब हम चले तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन यानी केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। 9वां जब चले तो 9वां में नो, पंचायत के बारे में वर्णन, 9वां के क में नगर निकाय के बारे में वर्णन, और 9वां के ख में हम लोग देखे कोऑपरेटिव सहकारिता का वर्णन। जब 10 चले तो हम लोग देखे कि भाग गया तो 10 साल बाद आगे नेताजी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन, और एक एक करके दोनों चीज क्लियर हो गया। यानी 11वें भाग में संघ और राज्य के संबंध का वर्णन किया गया। एक बार और लास्ट चलेंगे, 11 का 11 एकदम सभी बच्चे को अपने से लिखना है कॉपी पे 3 बार, और तब 11 भाग क्लियर। 22 को फिर एक बार 2 बार लिख दोगे, तब पॉलिटी पढ़ने में मन लगने लगे। पॉलिटी में यही सब बातें मन लगने से आपको रोकता है। अब जरा एक बार लास्ट सुन लीजिए, पहला देश बना, दूसरा नागरिक बने, तीसरा उनके अधिकार मिले, चौथा उनके लिए नीतियां बने, और चौथा के क्रम में उनके लिए कर्तव्य निर्धारित किया। 5वां नंबर हम लोग देखे कि संघ क्षेत्र का वर्णन, 6वां नंबर हम लोग देखे राज्य क्षेत्र का वर्णन, 7वां हम लोग देखे कि इसको हटा दिया गया, 8वां नंबर देखे केंद्र राज्य क्षेत्र का वर्णन मतलब केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन, 9वां नंबर देखे कि नो पंचायत का वर्णन, 9वां के क में नगर निकाय का वर्णन, और 9वां के ख में सहकारिता का वर्णन, 10वां का मतलब है भाग गया, और भाग गया तो आपको याद है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हम लोग क्षेत्र का वर्णन किए, और एक एक करके हिसाब एकदम एक एक केंद्र और राज्य के संबंध का वर्णन किया गया है। 11 भाग कोई बच्चे बिना देखे नॉन स्टॉप लिख सकते हो तो जल्दी जल्दी एकदम ओके लिख दीजिए, बिना देखे। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम बिना देखे लिखना है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले दिन हम पूछेंगे और उधर से आपको सुनाना है। 11 भाग एकदम दिमाग में आ जाएगा, तब लगेगा कि हाँ सर अब क्लियर हो गया। अगले दिन 12 से 22 चलेगा, ये पचना चाहिए, एक ही दिन में 22 होगा तो अनपच हो जाएगा। एकदम लगना चाहिए कि बस और बस इतना क्लियर। 22 भाग सिलेबस भी समझ गए, एक एक भाग करते पढ़ेंगे, 22 खत्म,